एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का। आई होप ऑडियो एंड वीडियो पूरा क्लियर होगा। एंड एज इट इज़ जो कि हमने लास्ट दो वीडियोस में डिस्कस भी किया है, 2026 में ग्रुप डी का जो पेपर होने वाला है उसका जो सेक्शन 1 यानी कि जो आपका रिटर्न टेस्ट है, जिसको सीबीटी के नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके बेसिस पे आप क्वालिफाई होते हो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पेट के लिए। तो ग्रुप डी में अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक ही रिटर्न एग्जाम है यानी कि सीबीटी है, और उसके बाद आपको फिजिकल पैरामीटर्स पे आपको टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल पूरा आपका मेडिकल होगा एंड देन डीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस चैनल के ऊपर अगले कुछ महीनों तक ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी को भी हम टारगेट करेंगे। एनटीपीसी की भी क्लासेस होने वाली है, पर ग्रुप डी के लिए स्पेसिफिकली आपके सेक्शंस या क्लासेस होंगे। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट 1 कराने लग रही हूँ। इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आगे के सेक्शंस कैसे रहेंगे, हम क्या कराने वाले हैं, वो सब मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। बेसिकली 101 सेट जो ग्रुप डी के हुए थे एग्ज़ाम 2025 के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ। और एक बार आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स करेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो भी बच्चे ने फॉर्म फिल किया है वो 10th क्वालिफाई तो है ही, और 9th और 10th की जो साइंस है वो उन्होंने पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत। क्वेश्चन देख के आपको ये समझना है बस कि ये क्वेश्चन जो है वो किस लेवल का है, या ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है या कौन से टॉपिक से है। मोर ओवर एक और चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि जब हम ग्रुप डी के एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का नंबर अच्छा खासा होता है। जैसे मैं एएलपी में पीछे सेट करा रही थी, उसमें 20 क्वेश्चन थे, और शायद ही किसी दिन ऐसा भी होता था कि कई कई सेट में कोई क्वेश्चंस नहीं भी होते थे न्यूमेरिकल्स वाले। लेकिन जब मैं फिजिक्स की बात करूंगी ग्रुप डी के लिए, या फिर मैं बात करूंगी साइंस की ओवरऑल ग्रुप डी के लिए, तो यहाँ पे हर एग्जाम में हर सेट के अंदर आपको 3 से 4 न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। यानी कि 25 क्वेश्चन जो ग्रुप डी आपसे पूछेगा 2026 में, उसमें 25 में से 4 न्यूमेरिकल्स के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट एनी डिले। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 1, और जो 2025 के क्वेश्चन है उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन बच्चों को ये लगता है कि आप थ्योरी सीधा एमसीक्यूज करा रहे हो, हमने थ्योरी कवर नहीं की है, सो यूट्यूब पे दोनों चीज़ें पैरेलली चलाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्लासेस मिसमैच हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, इसीलिए वी हैव डन अ बाइफर्केशन। यूट्यूब के ऊपर हम सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे जिसमें पीवाईक्यूज, और मैंने आपको नंबर भी बताया था, लगभग जो है वो 20,000 के आसपास क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगी। 20,000 क्वेश्चन जो है ना वो यूट्यूब पे होंगे। लेकिन थ्योरी के लिए अपन सेपरेट रखेंगे। क्लास 24 की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि डेली की जो पीडीएफ मिलेंगे ना वो भी आपको क्लास 24 पे मिलेंगे। क्लास 24 की एप्लीकेशन पे जीके के एमसीक्यूज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि आपके ग्रुप डी के लिए नेसेसरी भी हैं। जीके का मतलब जीके होता है, करंट अफेयर्स नहीं होता है। कई सारे हमारे महान ज्ञानी लोग जो हैं वो ये स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि यहाँ पे ग्रुप डी के अंदर सिर्फ करंट अफेयर्स आता है, जीके कुछ नहीं आता। तो भाई तुम सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ के जाना, मजाल ना हो किसी भी और किताब को उठाने की, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, है ना। बाकी बच्चे समझ लीजिए, आपको जीके हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया आते हैं। 20 में से आपके 10 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से होंगे, 5 क्वेश्चन स्टैटिक से, और 4 से 5 क्वेश्चन करंट के। ये पूरा सिनेरियो रहता है। राइट, यहाँ पे थ्योरी प्लस एमसीक्यूज की हम क्लासेस करेंगे, जो कि थ्योरी की पूरी क्लासेस होंगी, एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके अलावा 500 एमसीक्यूज टॉपिक वाइज रहेंगे। सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सेक्शन जो है वो आपके यहाँ पे कवर होने लगेंगे। ठीक है, आप कोड S50 लगा के ये क्लास लीजिएगा, आपकी क्लास जो है वो भी आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इफ अगर आपको लगता है कि नहीं हमें सिर्फ टेस्ट देने हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज करने हैं, तो यूट्यूब पे जो टेस्ट सीरीज है वो तो जो अभी मैं करा रही हूँ प्रैक्टिस सेट, वो तो आप करो ही, साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ये आपको एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कांस्टेबल और आगे टेक्नीशियन का जो पेपर आता है उसमें भी हेल्प करेगी। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इफ इट इज फॉल्स फॉर 3 सेकेंड एंड ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है क्या होगी। एक वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है, अगर ये 3 सेकेंड तक गिरती है और जो इसका ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका अंतिम वेग यानी कि v क्या होगा ना। इस पूरे कॉन्सेप्ट में
जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो u v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होगा, है ना। ये सिमिलर फॉर्मूला है मोशन का जो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के लिए आता है ना। लेकिन जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो उसमें ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, और जब हमारे पास ग्रेविटी अप्लाई होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें हम g को a से रिप्लेस कर देंगे, मतलब a को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह g आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, राइट। अब u जो है वो हमको दिया नहीं है, बॉडी इज ड्रॉप्ड दिया हुआ है, तो हमें u जीरो लिखना है, तो v इज इक्वल टू u जीरो हो गया। ग्रेविटी इन्होंने बोला है आपको 10 यूज करना है, और जो आपकी जी टी करके जब हम लिखते हैं ए टी करके तो यहाँ पे आ जाता है जी एच, यानी कि हाइट की बात कर ली जाती है। तो टाइम जो लिखा हुआ है, मतलब जो हाइट है वो कितनी देर के लिए वो गिर रहा है, 3 सेकंड के लिए, तो हाइट के हिसाब से 3 है ना, तो v कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। आंसर ए है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस इतना समझ आना चाहिए कि u हमेशा जीरो होगा अगर ये नहीं कुछ भी वैल्यू लिखी हुई है कि जो है वो किस वेग से गिरी है। मान लीजिए ऐसे लिखा रहता कि किसी वस्तु को हमने 10 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से गिराया, तब यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर आता, लेकिन जब ये लिखा है बॉडी इज ड्रॉप्ड, राइट, जहाँ पे भी लिखा है इफ इट इज फॉल इट इज ड्रॉप्ड और कोई और वैल्यू नहीं दी है तो u आपको हमेशा जीरो लिखना है, ठीक है। g की वैल्यू या तो 9.8 लगेगी जो कि होती है, लेकिन क्वेश्चन में जब लिखा है कि g जो है वो आपको 10 लेना है तो 10 ही लेना है। इस कंडीशन में g की वैल्यू 9.8 नहीं ले लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में, ठीक है। आंसर हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। Now second question, what happens when a naphthalene ball is burned in a metal plate in open space? क्या होता है जब एक नेप्थलीन बॉल को खुली जगह में मेटल प्लेट में जलाया जाता है। अब देखो यहाँ पे दो एग्जैक्ट अलग चीजें लिखी हुई हैं, एक तो नेप्थलीन बॉल लिखा हुआ है, नेप्थलीन बॉल और कपूर इन दोनों की आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता है कि ये सब्लिमेशन करते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर पतन करते हैं। सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेज में, ठीक है। तो कपूर जो है सॉलिड है और वो डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैसेज में, इसको ऊर्ध्वाधर पतन या फिर सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा चीज यहाँ पे लिखा है मेटल प्लेट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने आयरन की प्लेट को इस्तेमाल किया, आपको याद रखना है जब भी अच्छा आप कपूर को जलाते हैं, कपूर को अगर आप दीपक में रख के जलाते हैं ना, आपने दीपक लिया है ना, उसमें कपूर को जलाया, तो कपूर जिस दीपक में या जिस प्लेट पे आप रखते हो उसके नीचे, कॉपर भी तो फिर मेटल प्लेट ही है ना, आप अगर कपूर को जलाते हो तो नीचे ब्लैक फ्लेम जो है, ब्लैक सूट फ्लेम तो येलो आएगा, ब्लैक राख या कार्बन जमा हो जाता है, और जो फ्लेम होती है वो कैसी होती है, पीले रंग की, है ना, उड़ता है वो पीला। इट बर्न्स विद अ येलो फ्लेम, ठीक है। बाकी सब में भी येलो येलो लिखा है, ब्लू फ्लेम तो नहीं आता है। इट बर्न्स विद अ येलो फ्लेम एंड ब्लैक सूट डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट, यानी कि कालिक जो है, कालिक जो है, यानी कि कार्बन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है नीचे, और येलो फ्लेम जो है वो यहाँ पे आपकी अपीयर होती है जलते समय, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइव अपने एग्जाम्पल से देखना। इनमें से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम को सबसे अच्छी तरह समझाता है? फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है? कांस्टेंट प्रपोर्शन ये कहता है कि कभी भी किसी भी केमिकल कंपाउंड या a chemical compound always contains the same elements in the same proportion by mass। सिंपल है, H2O के लिए बात करते हैं, दो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ये बनाते हैं H2O पानी। तो जो यहाँ पे इनका मास है इन दोनों का मिला के वही इस कंपाउंड का मास होगा, ये कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इसमें साइंटिस्ट याद रखना है आपको, प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक के द्वारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की थ्योरी दी गई थी। आंसर ए है यहाँ पे, बाकी हम नहीं पढ़ रहे हैं। एटम, एलिमेंट या मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो आपकी आइंस्टीन की थ्योरी है और बाद में लवॉइजियर ने भी इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास। द्रव्यमान समान रहता है प्रोडक्ट और जो आगे प्रोडक्ट मिल रहा है या जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो मास रहेगा दोनों तरफ वो समान ही होगा, ठीक है। विच पोल्ट्री आर फार्म टू प्रोड्यूस एग, अंडे देने के लिए कौन सी
तरीके की पोल्ट्री फार्म की जाती है, तो याद रखिए हेन्स वगैरह के लिए जो चिकन वगैरह होती हैं, मुर्गियां जो पालन होता है जिनका, या फिर वाइट लेगहॉर्न है, ब्राउन है, इनको लेयरिंग में अंडे जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो लेयर्स के फॉर्मेट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, लेयर्स के फॉर्मेट में। द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ at a constant speed is a classic example of uniform circular motion. What property of this motion prevents its acceleration from being zero? एक सैटेलाइट का पृथ्वी की चारों ओर एक गोल रास्ते में एक जैसी स्पीड से चक्कर लगाना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इस मोशन की कौन सी प्रॉपर्टी, इस मोशन की कौन सी प्रॉपर्टी इसके एक्सेलरेशन को जीरो होने से रोकती है, यानी कि ये जो है ना, ये हमेशा ऐसे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो जो सैटेलाइट है वो नीचे गिर जाएगी, है ना, सैटेलाइट नीचे गिर जाएगी। तो ऑब्जेक्ट मास कॉन्टिन्यूसली चेंजेस ड्यू टू ऑर्बिट डायनेमिक्स। सबसे पहले आपको याद रखना है, मास चाहे किसी भी वस्तु का है जिसमें द्रव्यमान है, चाहे वो ह्यूमन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ग्रह की हम बात करें, सैटेलाइट की बात करें, मास कांस्टेंट होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड कभी भी नहीं होती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को आप कभी भी पूरी तरीके से कंजर्व नहीं कर पाते हो। द स्पीड इज टू हाई फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स टू सस्टेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी। द स्पीड इज टू हाई फॉर दी ग्रेविटेशनल फोर्स टू सस्टेन। इसमें स्पीड और वेलोसिटी के दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं लगाने हैं आपको, और स्पीड हाई से ग्रेविटेशनल फोर्स सस्टेन होगा तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपके कई प्लैनेट्स की स्पीड जो है वो बहुत स्लो है लेकिन उनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स प्रॉपर है, राइट। याद रखना है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली एट एवरी पॉइंट मीनिंग द वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है। जब भी यहाँ पे हम बोलते हैं ना, इस तरीके का एक फोर्स बोलते हैं, हर बार जो ऑब्जेक्ट है जब वो सर्कुलर मोशन लगा रहा है उसकी जो मोशन, हर देखो सर्कल में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जाने पे ना कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी पड़ती, वो तभी चेंज करनी पड़ेगी जब कोई मोड़ आएगा। लेकिन अगर कोई चीज सर्कुलर मूव कर रही है ना तो उसको हर बार अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, टेंजेंशियल फोर्स जिसे कहते हैं, इस तरीके से भी जा सकती है ना चीजें। लेकिन सर्कल में मूव करने पे क्या होता है कि जो आपकी डायरेक्शन है ना वो हमेशा हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, एट एवरी सिंगल पॉइंट इन अ सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन कैन बी चेंज्ड। तो उसको बदलने के लिए वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है, इसीलिए सर्कल में चीजें कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती हैं, ठीक है। द फंक्शनल ग्रुप विच डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन हेटेरो एटम एट ऑल, किसमें नहीं होता है तो हम बोलते हैं यहाँ पे हेलो एल्केन्स के लिए बोलते हैं। जो हेलो एल्केन्स हैं उसमें अगर आर ग्रुप के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगाया है विच इज ग्रुप नंबर 17, जिसको हम हेलोजन के नाम से भी जानते हैं। अगर हेलोजन अगर किसी भी कंपाउंड में या फिर किसी भी ऐसे आपका यौगिक है कोई जो कि कार्बन को कंसिस्ट कर रहा है, उसमें अगर आपने आर ग्रुप के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाया होगा तो वो हेलो एल्केन है, और इस कंडीशन में ऑक्सीजन यहाँ पे कहीं पे भी अप्लाई नहीं होता है, लग नहीं सकता है। Which of the following metal is extracted in the middle of the activity series? रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम आयरन, पोटेशियम, सोडियम और गोल्ड को देखते हैं तो सोडियम और पोटेशियम बीइंग द किंग ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा पहले नंबर पे है, सोडियम दूसरे नंबर पे आता है। गोल्ड क्योंकि नॉन रिएक्टिव होता है, गोल्ड और प्लैटिनम आते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है। गोल्ड पीबी, गोल्ड जो है वो आपका एजी और एयू, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम तीनों नीचे की तरफ आते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम बीच में। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें आयरन करके याद रखिए, आयरन हमेशा हमारा सेंटर में आएगा। इट इज समवेयर लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। आयरन के बाद आपका टिन आ जाता है, लेड आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, फिर उसके बाद सिल्वर, से उसके बाद आपका यहाँ पे सबसे पहले आप कॉपर लिखोगे, फिर मरकरी लिखोगे, फिर सिल्वर लिखोगे, फिर गोल्ड लिखोगे, फिर लिखोगे प्लैटिनम। प्लैटिनम सबसे आखिरी में लिखना है आपने ना। तो यहाँ पे जब भी आप रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हो हम तीन तरीके एलिमेंट्स को लिखते हैं। एक तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम।
राइट, मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है और टिन को भी आप मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स कह सकते हो। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स या नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? कॉपर है, मरकरी जो है वो भी नॉन रिएक्टिव एलिमेंट ही कहा जाता है Hg सिंबल के साथ। उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे आपके नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो क्वेश्चन हमेशा इस पॉइंट से पूछा जाता है, ठीक है। मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज यानी कि मिड की बात हो रही है, तो आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, टिन, ये सारे आपके मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर प्रिंटेड मैटर द लेटर अपीयर्स रेज्ड। क्यों होता है ऐसा? हमेशा याद रखिए, जो चीज जैसी है नहीं वो फिर भी नजर आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इसको लर्न करने का सिंपल तरीका है, जितनी भी चीजें आपको झूठी दिखाई दे रही हैं, मतलब पेंसिल उठी हुई दिख रही है, पानी का तला जो है वो ऊपर उठा हुआ दिख रहा है ना, जिस पोजीशन में पानी के अंदर कोई चीज होती है वो उससे आगे या पीछे दिखाई देती है। तारे जो है वो वहां पे है नहीं, जहां दिख रहे हैं वो हमेशा उससे दूर होते हैं। ये सारी चीजें जो है वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, यानी कि लाइट के रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज, लेंस जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? लेंस जो है वो हमेशा हम डायोप्टर से मेजर करते हैं और डायोप्टर होता है 1 फोकल लेंथ, ठीक है, 1 फोकल लेंथ, द स्क्वायर ऑफ इट्स फोकल लेंथ, द रेशियो ऑफ चेंजेस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो हमेशा हम पावर जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं? 1 फोकल लेंथ, ठीक है। और फोकल लेंथ कन्वेक्स अगर है तो उसकी पॉजिटिव होगी, और कनकेव के लिए फोकल लेंथ या जो आपकी मतलब फोकल लेंथ जो कैलकुलेट की जाती है वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो डायोप्टर या पी पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। तो प्रोडक्ट द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स, यही तो होगा। स्क्वायर ऑफ इट्स फोकल लेंथ तो नहीं लिखेंगे ना, स्क्वायर तो नहीं लिखेंगे। पावर ऑफ अ लेंस कैन बी डिफाइंड एज, है ना, तो यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ दी फोकल लेंथ वाला ऑप्शन नहीं टिक कर दीजिएगा। कई बार बच्चे यही ऑप्शन जो है टिक करके आ जाते हैं, तो फिर बाद में ऐसे नहीं करना है, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/f, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। अब मैंने जो पॉइंट बताया है उसको याद रखिए। कन्वेक्स के लिए ये पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, और कनकेव के लिए नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कनकेव के लिए नेगेटिव। लेंस की बात करें, मिरर पे अप्लाई नहीं कर दीजिएगा, तो आंसर इज ए, है ना। कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव। यहाँ से बहुत बार रेलवे के अंदर क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, सो बी थॉरोली विद दिस पर्टिकुलर आंसर। आपको आंसर देते समय अच्छे से याद रखना है कनकेव और कन्वेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट। अगेन, convex positive or concave negative focal length. A coil has a resistance of 44 Q, ठीक है, रेजिस्टेंस लिख लेते हैं 44 Q। रेजिस्टेंस अच्छा ओम में होती है तो 44 Q क्यों लिखा है? इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 220 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉइल? तो P का फॉर्मूला यहाँ पे आपसे पावर पूछा हुआ है। P के फॉर्मूले हमारे पास 3 होते हैं, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, सबसे पहला फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी इंटू आई। दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन में R, एंड तीसरा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है। हम 3 फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करते हैं P के लिए, जिसमें इस न्यूमेरिकल दी हुई, इस न्यूमेरिकल के अंदर जो वैल्यू दिए हुए हैं उसमें पावर का जो फॉर्मूला लगेगा वो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R। V कितना है? 220, स्क्वायर है तो 220 इंटू 220, और R है तो 44। तो P की कैलकुलेशन जो है यहाँ से 2 से गया, यहाँ से 1 से गया, है ना। कितना आ जाएगा? 1100 वाट। पावर है तो वाट में कैलकुलेट की जाएगी है, तो P इज इक्वल टू 1100। आई गेस ये क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? निम्न में से कौन सी लाइफ प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है स्पीशीज में वेरिएशन लाने के लिए? तो खाने से तो हमारे ऑटोट्रॉफिक या हाइड्रोट्रॉफिक या न्यूट्रिशन से तो वेरिएशन नहीं आते हैं। वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं, हर एक जनरेशन अपनी आगे वाली जनरेशन से कैसे अलग है, या आगे वाली जनरेशन अपनी पीछे जनरेशन से कैसे अलग है, इसको हम एवोल्यूशन में वेरिएशन का नाम देते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। थ्रू विच मेथड ऑफ सेल डिवीजन आर द डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स डिवाइडेड इनटू हैप्लॉइड?
तो डिप्लॉइड हम 2n से लिखते हैं, हैप्लॉइड हम n से लिखते हैं। क्रोमोसोम का नंबर अगर डिवाइड होना है तो वो होता है मियोसिस के अंदर, ठीक है। मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है, अर्धसूत्री विभाजन, और ये क्रोमोसोम के नंबर को आधा कर देती है, ठीक है। अच्छा, इसी के अपोजिट माइटोसिस भी है। माइटोसिस जो है वो डिप्लॉइड नंबर को डिप्लॉइड ही रखती है, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by the process of When water and nutrients are available, algae grow करती है अच्छे तरीके से, और algae grow करती है फ्रेगमेंटेशन से। जब भी algae, देखो algae वैसे ग्रो कर सकती है, सेक्सुअली भी ग्रो कर सकती है और एसेक्सुअली भी ग्रो कर सकती है, पर जब उसे लगता है कि भाई कंडीशन बहुत फेवरेबल है, बढ़िया तरीके से ग्रो किया जा सकता है, तो ये फ्रेगमेंटेशन से ग्रो करते हैं, और इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं कि पूरा जो पॉन्ड है वो एल्गी से भर जाएगा। इस चीज़ को हम एल्गल ब्लूम के नाम से भी जानते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वर्क डन के ऊपर हैं चारों स्टेटमेंट, जैसे कि पहली बात से समझ आ रहा है। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अच्छी बात है। वर्क डन कैन ओनली बी पॉजिटिव, नहीं, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन कैन ओनली बी नेगेटिव। भाई ये तो बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज़ों पे निर्भर होता है। वर्क डन डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। फोर्स अगर सही दिशा में लगाया गया है और विस्थापन हुआ है तभी जो है वो वर्क डन कहा जाएगा। फोर्स लगाया इस तरफ, वर्क डन हुआ इस तरफ, तो वो नेगेटिव काम होता है। फोर्स लगाया इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हुई है, तो वो पॉजिटिव काम होता है। फोर्स इस तरफ लगा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रही है, तो यानी कि जीरो काम हुआ है। तो वर्क डन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा एंगल डिसाइड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ठीक है। तो वर्क डन जो है वो आपका तीन तरीके का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट हैपेंस व्हेन अ जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो कैसा होगा, नीला होगा, है ना। तो जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाएगा जब आपने उसमें जिंक की रॉड डाल दिया, क्योंकि जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर देगा। जिंक प्लस इज इक्वल टू कॉपर सल्फेट, कॉपर कम रिएक्ट होता है, जिंक जो है वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर प्लस ZnSO4 हो जाएगा। ZnSO4 या जिंक जो होता है वो वाइट कलर देता है, इसीलिए जो सोल्यूशन है वो नीले से सफ़ेद होता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी कि ब्लू कलर आपको फेड होता हुआ दिखाई देगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 50 हर्ट्ज, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट। देखो टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन 50। कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ऐसे आंसर देने, इनमें टाइम नहीं लगाना, दो पॉइंट्स के आगे से जीरो लगेगा, यानी कि 0.02 सेकेंड। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट DNA कॉपीज। रिप्रोडक्शन के दौरान, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट DNA कॉपीज। DNA कॉपीज क्रिएट करना क्यों जरूरी है, ताकि जो ट्रेड्स हैं या गुण हैं उनको विरासत यानी कि आगे की जनरेशन में पास किया जा सके। इनमें से कौन सा प्लांट टिश्यू फोटोसिंथेसिस करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? तो नाम से देख लीजिए यहाँ पे, क्लोरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टफनेस प्रोवाइड करता है, मजबूती देता है। फ्लोएम खाना यानी कि भोजन, पानी, भोजन पहुंचाता है पेड़ में, और जाइलम जो है पानी और साथ में जो खनिज होते हैं पेड़ों में उनको आगे सप्लाई करता है, ठीक है। द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, और एटॉमिक मास जो होता है वो 35.5 होता है। ये किस वजह से ऐसा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं भाई, इतने बड़े लेवल पे आके एक्सपेरिमेंटल एरर जैसी तो बातें हम नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। प्रेजेंस ऑफ आइंस, आइंस जो है वो किसी भी चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है, फ्रैक्शन नहीं। इट्स कंपाउंड नेचर करके याद रखिए, या हम प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप बोलेंगे। इसका नंबर जो है ना इसके आइसोटोप की वजह से है। हमेशा जो हमारे पास फ्रैक्शनल चीजें आती हैं वो इसके आइसोटोप की वजह से आती हैं। क्लोरीन जो है वो 17 और क्लोरीन जो है वो आपके 18 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादा 17 मिलता है, 18 कम निकलता है, दोनों का हमने एवरेज निकाल दिया तो 35.5। एटॉमिक मास हमेशा आइसोटोप की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। आइसोटोप की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट। कंपाउंड के नेचर से कैसे, आइसोटोप क्या होता है या मास क्या होता है? मास होता है
कार्बन कार्बन जो 12 है उसका, या कार्बन 14 का 1/12 जो आपने कैलकुलेट किया उसका, तो कितना भारी है कोई भी वस्तु कार्बन के 1/12 आइसोटोप से या द्रव्यमान से, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी भी चीज की वैल्यू की फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है 35.5 आ रहा है, इसका मतलब उसके अलग अलग आइसोटोप हैं जिनके एवरेज निकाले गए हैं, एवरेज निकालने के बाद वो वैल्यू आई है, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स करके आंसर लिखना है, ठीक है। अस्थमा प्राइमरीली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या सांस लेने के लिए हमारे पास जो ऑर्गन है वो हम बोलते हैं लंग, यानी कि हमारे फेफड़े, 2 फेफड़े जो हमको मिले हैं। लेकिन याद रखिए कि जो लंग्स है ना, दे आर नॉट एक्चुअली द सीट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होता है ना, वो हमारा एक्चुअली में हमारी जो एयर है उसको एक से दूसरी जगह या हमारी जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उससे ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। अब जब हम बेसिकली अस्थमा की बात करते हैं, तो अस्थमा में एल्वेलाइज जो एक्चुअली जहाँ पे एयर जा रही है वो अफेक्टेड नहीं होते हैं। अस्थमा में ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक बार डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे, तब समझ आएगा। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ पे जब हम नोज से सांस लेते हुए अपनी फेरिंग्स और लैरिंग्स से होके गुजरते हैं, तो हमारा ये आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के जब हम नीचे आए तो ये हमारे ब्रोंकाई हैं जो दोनों तरफ डिवाइड हो रहे हैं, और जो हमारी बहुत सारी आपको ये चेन्स नजर आ रही हैं, ये देखो ये जो नजर आ रहे हैं ये हैं ब्रोंकियोल्स। तो यहाँ पे जब हम अस्थमा की बात करते हैं, तो अस्थमा में ये एल्वेलाइज जो है ना, ये एक्चुअली आर नॉट अफेक्टेड। जो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं ये अफेक्टेड होते हैं। तो याद रखिए, इसी में अगर मैं आपको एम्फाइजमा बोलूँ जो बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक की वजह से होता है, उसमें ये एल्वेलाइज अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। इन दैट केस एल्वेलाइज आर अफेक्टेड। तो याद रखिए ब्रोंकाइज एंड ब्रोंकियोल्स ये अफेक्टेड होंगे, तो अस्थमा में प्रॉब्लम होती है ब्रीद इन करने में। अस्थमा में खांसी नहीं आती। देखो जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने में कंफ्यूजन है, उनको खांसी नहीं आती है ना, उनको ऐसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है, यानी कि गैस को एक्सचेंज करने में मुश्किल हो रही है, तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की प्रॉब्लम है। इनमें से कौन सा ऑप्शन कल्चर फिशरी शब्द को अच्छे से बताता है। कल्चर फिशरीज क्या होती है? कल्चर फिशरी मतलब सिंपल, जब हम मछलियों की खेती करते हैं, पिसी कल्चर होता है ना, उसके लिए बात करें तो कल्चर फिशरी या पिसी पाइसेस के लिए बात करें। नेचुरल रिसोर्स से नहीं पकड़ रहे हैं, मरीन वाटर से नहीं, हम सिंपल फार्मिंग कर रहे हैं, हम फिर चाहे कहीं से भी पकड़े उनको। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? पोटेंशियल डिफरेंसेस मेजर्ड इन वोल्ट, ये तो सही बात है। स्टेटमेंट 2 क्या है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना, स्टेटमेंट 1 ही ठीक है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। सेकंड इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो मैं सी यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लूंगी। अब आपको लग रहा है भाई क्यों ऐसे करना है, यहाँ पे क्या दिक्कत है? तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ठीक है, विच मीन्स न्यूटन मीटर अपॉन में न्यूटन मीटर, क्योंकि हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा था ना, वर्क का डेफिनेशन, न्यूटन मीटर अपॉन में सी, न्यूटन मीटर अपॉन में सी, तो न्यूटन मीटर पर कूलम। इन्होंने क्या लिखा है? न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पे न्यूटन डॉट एम पर कूलम आएगा। पेपर में ये दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो ये इसमें याद रखना है। समझ आ गया? वोल्ट क्या V का फॉर्मूला होता है, जो विभवांतर नापा जाता है वो V होता है, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा वोल्ट का फॉर्मूला है W अपॉन में Q, ठीक है। W जो है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पीछे न्यूमेरिकल भी किया है, न्यूटन मीटर, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स की यूनिट न्यूटन, मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, अपॉन में Q, Q यानी कि कूलम, कूलम जो है वो चार्ज या C से डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। Now next, which of the following describes an example of uniform circular motion? Uniform circular motion का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसमें क्या है? रोटेट कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से। ट्रेन मूविंग ऑन इट्स ट्रैक, सर्कुलर तो नहीं है। कार एक्सेलरेटिंग ऑन इट्स वे, सर्कुलर तो नहीं बोला इन्होंने। बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, फिर वापस नीचे आ जाएगी। फैन ब्लेड रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड, अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, पंखे चल रहे हैं, तो ऐसे करके सर्कुलर मोशन आपका कंप्लीट हो रहा है। इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नहीं किया जाता, ठीक है, नहीं किया जाता है ऑप्शन यहाँ पे। वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम बाय मास, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। मास बाय मास परसेंटेज
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन नहीं। हम इसमें डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन को यूज करते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन या परसेंटेज को यूज किया जाता है। तो या तो मास बाय मास या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास नहीं लिखते हैं कभी भी, ठीक है। तो हम सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन को डेंसिटी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ मिसल इन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप? साबुन के सफाई करते समय मिसल, मिसल होते हैं जैसे आपने पानी के अंदर में सरफ डाला, सरफ डाल के आपने अपने कपड़े उसके अंदर गला दिए, कहते हैं ना कपड़े गला दो तो अच्छे से साफ होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने कपड़े गला दिए हैं तो जो इस तरीके से मिसल्स बनते हैं, सल्फर के इस तरीके से मिसल्स आपके बनते हैं। जो जैसे कपड़ा है, मान लो ये कपड़ा पे यहाँ पे ऑयल लगा था, तो जो साबुन के अंदर मिसल होगा ना, वो क्या करेगा कि उस गंदगी को ट्रैप कर लेगा और रिमूव कर देता है ऑयल और डर्ट को फ्रॉम क्लोथ। तो मिसल फॉर्मेशन होती है। इसीलिए अगर आपका कपड़ा ज़्यादा गंदा है, उस पर ऑयल वगैरह ज़्यादा लगा हुआ है, तो यू नीड टू डू इट लाइक दिस, उसको गला के छोड़ना है आपको कपड़े को कुछ देर, ठीक है। ओके डन, दिस इज ऑल। तो मेरे ख्याल आप समझ गए हो कि ग्रुप डी का पेपर ALP से मुश्किल आता है। ये बात मैंने आपको पहले भी कई दफ़े समझाई है, आपको फिर से समझना होगा। पूरे रेलवे में साइंस सबसे ज़्यादा ग्रुप डी के अंदर आती है मुश्किल। तो पहला ही सेट काफ़ी अच्छा है, पहले दिन का पहला सेट है ये। और सोचो जिन बच्चों ने टेस्ट दिया होगा 20 में से 16-17 तक लाने की उम्मीदें नहीं लगी थी मुझे तो इस सेट के अंदर, 2025 की जहाँ की मैं बात कर रही हूँ। तो इसको थॉरली अच्छे से लर्न कर लीजिए। इंस्टेड थ्योरी वाला सेक्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक सेट इससे ये भी समझ आ गया होगा जो बच्चे आज पहली बार पढ़ रहे हैं बिना थ्योरी किए हुए या बिना साइंस को तैयार किए हुए, या कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइंस अभी रिसेंटली रिवाइज किया उसके बाद भी ये सेट नहीं दे पा रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि 25 में से कितने क्वेश्चन आप मेरे बताए बिना भी कर पा रहे हैं। अगर ये एज इट इज सेट आपको दे दिया जाए तो आप 25 में से कितने। सो यू हैव टू डू दिस। एक बार थ्योरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे अपने आप से पढ़ लीजिए, चाहे क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा NCERT आप उठा सकते हैं, NCERT की किताबें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो NCERT ले लीजिए। NCERT हेल्प करेगी आपको इन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। NCERT पढ़ लीजिए, पूरा आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज नहीं समझ आता है तो एक बार को आपको पढ़नी ही पड़ेगी। क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वो है एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी मिलते हैं डेली के, जो कि आपको इसमें हेल्प भी करते हैं। अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल शाम को 8 बजे आएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपके इस वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चंस कितने ठीक किए, क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री आती नहीं है, फिजिक्स आती नहीं है, कैसे हम चीज़ें रिवाइज करेंगे, ये सब जो है वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।